स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 12 के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल का दोस्तों वीकली टेस्ट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। और इस बार दोस्तों आपका जियोग्राफी का जो वीकली टेस्ट होगा इसका जो एग्जाम का जो पैटर्न है पूरा चेंज रहेगा। 16 जो क्वेश्चंस पूछा है दोस्तों इसमें से केवल 10 ही आपका एमसीक्यू प्रश्न रहेगा, ठीक है। बाकी जो आपका 6 रहेगा दोस्तों ये सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है, सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। और 6 जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा इसमें भी मैं आपको बता दिया हूं कि 2 आपका जो 2 नंबरी वाला प्रश्न रहेगा, 2 आपका 3 नंबरी वाला प्रश्न रहेगा और 2 आपका 5 नंबरी वाला प्रश्न रहेगा। तो इस बात से दोस्तों आपका जो है इस प्रकार का पैटर्न दिखने वाला है जियोग्राफी का जो आपका वीकली टेस्ट होगा इस महीना में, ठीक है। तो इस टाइप का आपका प्रश्न दिखने वाला है, घबराइएगा मत, सभी प्रकार का प्रश्न आज किस वीडियो में अवेलेबल है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर से कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जियोग्राफी के लिए जो आपका पहला प्रश्न दोस्तों कहता है संसार के अधिकतम महान पतन इस प्रकार, ठीक है, वर्गीकृत किए गए हैं। तो किस प्रकार, देखिए जो संसार के जो अधिकतम सब बहुत सारा, ठीक है, महान जो पतन था दोस्तों जो वर्गीकृत किया गया है, ये विस्तृत पतन के आधार पर क्या क्या वर्गीकृत किया गया यानी कि बांटा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, विस्तृत पतन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। चलिए 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से, ठीक है, विश्व व्यापार का सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक प्रभाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों निम्न में से जो आपका कौन सा महाद्वीप है जो यहाँ पर आपको पूछा कि विश्व व्यापार का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका, ठीक है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न कहता है दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? 3 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, वेनेजुएला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। 4 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सदस्य है, ठीक है। तो निम्न व्यापार जो समूह है यहाँ पर जो दिया गया है इसमें से भारत किसका एक सदस्य यानी भारत किसका एक परिवार के रूप में है? तो साफ्ता इसका हो जाएगा, ठीक है, साफ्ता, ऑप्शन नंबर क नंबर इसका राइट आंसर। चलिए कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट कीजिएगा, किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत है परेशानी की बात है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगेगा नीचे कमेंट करिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर दोस्तों बोलता है सार्क देशों में शामिल नहीं है। तो सार्क देशों में दोस्तों कौन देश शामिल नहीं है? क्या भारत? नहीं, बल्कि अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। चलिए 6ठा प्रश्न दोस्तों कहता है 1995 में गेट का रूप बदलकर किस संगठन का उदय हुआ? 1995 में गेट का रूप बदलकर किस संगठन का उदय हुआ? तो ऑप्शंस में दोस्तों इसका राइट आंसर है विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा राइट आंसर। 7 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कहता है 1948 यानी 1948 में स्थापित संगठन GATT का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो पूरा नाम था जो दोस्तों GATT का जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक, ऑप्शन नंबर ख नंबर। चलिए 8 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहा गया है आप सभी से WTO का मुख्यालय कहां है? तो WTO का जो मुख्य न्यायालय है दोस्तों ये जनेवा में, कहां है? जेनेवा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। 9वां प्रश्न दोस्तों कहा गया है कि आयात निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को क्या कहते हैं? आयात निर्यात के बीच के मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? तो व्यापार संतुलन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ग नंबर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत होगा कमेंट की जरूर कीजिएगा, हिचकिचाइएगा मत। 10वां प्रश्न दोस्तों जो कि ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न, इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न 6 को स्टार्ट होगा, ठीक है। कहा गया है कि निम्न में से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकट कौन कौन से है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो प्रकट है दोस्तों द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार है। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, क और ख दोनों सत्य उत्तर है। इसी के साथ एमसीक्यू प्रश्न को समाप्त करते हुए बढ़ते हैं लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न में। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न ये दोस्तों 2 प्रश्न रहेगा जो कि 2 नंबर का रहेगा, टोटल दोस्तों 4 नंबर आपको दिलाने वाला है। तब पहला प्रश्न दोस्तों अति लघुत्तरीय में कहता है पाइपलाइन परिवहन की 2 मुख्य विशेषताओं को लिखें। पाइपलाइन
जो दोस्तों अंडरग्राउंड पाइपलाइन परिवहन होता है जिसके माध्यम से पेट्रोल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, इसकी विशेषताओं को लिखे। 2 विशेषता क्या क्या हो सकती है? तो पहला विशेषता में दोस्तों हम लोग कहते हैं पाइपलाइन तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन का सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक सुगम और सस्ता माध्यम है, क्योंकि पाइपलाइन के द्वारा दोस्तों जो भी तरल पदार्थ है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में बहुत सस्ता कम खर्च आता है, चाहे वह गैसीय पदार्थ हो, ठीक है, दोनों को। दूसरा का पॉइंट में दोस्तों आप लिख सकते हैं पाइपलाइन को अस्तमल क्षेत्रों तथा ठीक है जल के अंदर भी बिछाया जा सकता है। अस्तमल क्षेत्रों का मतलब होता है दोस्तों जो असमतल, ठीक है, जो समतल ना हो, उबड़ खाबड़, जब उबड़ खाबड़ तक भी आपका उबड़ खाबड़ जगह पर भी पाइपलाइन बिछाया जा सकता है, जल के अंदर समुद्र में भी पाइपलाइन को बिछाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आते उत्तरेगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है संचार से आप क्या समझते हैं? तो संचार मतलब होता क्या है? तो संचार जैसे कि दोस्तों मैं इस वीडियो को बता रहा हूं आपको, ठीक है, इस वीडियो को बनाया और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कैसे दिख रहे हैं? मोबाइल फोन के द्वारा, ठीक है, एंड्रॉइड मोबाइल फोन के द्वारा दिख रहे हैं। तो क्या ये संचार का माध्यम है कि नहीं? सर जी है। तो बस यही आपको लिख देना जो भी आपके समझ में संचार क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उत्तर में लिखना है सूचनाओं को अनेक उद्गम स्थान से गंतव्य तक किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इस प्रश्न को पहुंचाया हूं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जिसमें दोस्तों 2 प्रश्न होंगे, 3 नंबर के होंगे, 6 नंबर दिलवाने हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से है? तब विश्व व्यापार संगठन कब हुआ था दोस्तों? ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन कब हुआ था? WTO, ठीक है। चलिए, कहा गया कि विश्व व्यापार संगठन का आधारभूत कार्य निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को निश्चित करता है। दूसरा का सदस्य देशों के बीच, ठीक है, विवादों का जो निपटारा करता है। और तीसरा आपका हो जाएगा व्यापार संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करता है। और आपका जो चौथा पॉइंट हो जाएगा कि विश्व संसाधन का अनुकूल प्रयोग के लिए, ठीक है, क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो कहने का मतलब दोस्तों जो विश्व व्यापार जो संगठन होता है ये WTO, ये अंतर्राष्ट्रीय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। 2 देशों के बीच मध्य या फिर अलग अलग देशों से बात बीच जो मुद्दा हो गया क्या क्या होता है, ठीक है, या सामान का आदान प्रदान करना, तो इस प्रकार से विश्व व्यापार संगठन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 2 नंबर का प्रश्न दोस्तों कहा गया है कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक है? ऋणात्मक भुगतान यानी कि जो ऋण में चल जाए, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ऋण मतलब नेगेटिव। चलिए उत्तर में लिखना है ऋणात्मक भुगतान संतुलन या प्रतिकूल व्यापार संतुलन से आशय उस स्थिति से है जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक हो, अर्थात वस्तुओं के आयात के लिए किए गए भुगतान वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त राशि से अधिक हो। देखिए, अब ऋणात्मक भुगतान संतुलन या प्राकृतिक व्यापार संतुलन से आशय उस स्थिति से जब निर्यात का जो तुलना है ये आयात अधिक हो, अतः मतलब हम लोग कह सकते हैं जो वस्तुओं के जो आयात के लिए किए गए भुगतान वस्तुओं को निर्यात से प्राप्त जो राशि है अधिक हो, ठीक है। यानी कि जो खरीदा ज्यादा बेचा कम, तो इसको ना भुगतान कहेगा ऋणात्मक वाला, ठीक है। पहला पॉइंट में लिख सकते हैं इस स्थिति में देश की विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाती है और देश के उद्योग पर दबाव रहता है, ठीक है, दबाव बढ़ता जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 2 प्रश्न और बचे। या अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो दोस्तों एक लाइक करके चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका 2 प्रश्न रहेगा, 5 नंबर का रहेगा और 10 नंबर का, ठीक है, टोटल। तो पहला प्रश्न दोस्तों कहा कि पतन किस प्रकार के व्यापार के सहायक होते हैं? पतन का वर्गीकरण उनके अवस्थितियों की आधार पर कीजिए। 2 टाइप से प्रश्न पूछा, पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक यानी कि जरूरत है, पतन का जो वर्गीकरण करना बांटना उनकी अवस्थिति के आधार पर, ठीक है। चलिए उत्तर में लिखना है पतन व्यापार के लिए सहायक होता है, इस निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट कर दिया जाता है। पहला, पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वारा होते हैं, इन्हीं पतनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का लेन देन संभव होता है, जैसे कि आपको पता है। तीसरा,
पतन वस्तुओं के अतिरिक्त यात्रियों के एक भाग से दूसरे भाग जाने में साधन होते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में लिखिएगा पतन व्यापार हेतु जहाज में सामान, ठीक है, लादने उतारने तथा भंडारे से सुविधा प्रदान होता है। चौथा हो गया। पांचवा पॉइंट में लिखिएगा पतन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बृहद मात्रा में वस्तुओं को लंबी दूरी तक, ठीक है, क्या करता है, लागत में लाने ले जाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। चौथा हो गया दोस्तों। पांचवा हो गया। छठा पॉइंट में लिखेगा आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अधिकांश समुद्री भागों से ही संपन्न हो रहा है कि पतन के माध्यम से संभव है। पतन के माध्यम दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान को सामान हम ले जा सकते हैं कम भाव ज्यादा भाव में, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें आपको एक और प्रश्न पूछा, अवस्थिति के आधार पर पतन को दो भागों में विभाजित किया गया यानी वर्गीकृत किया गया। पहला कि अंतर्देशीय पतन, तो यह पतन समुद्री तट से दूर, ठीक है, अवस्थित होता है और समुद्र से एक नदी अथवा नहर के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे कोलकाता जो हुगली नदी पर स्थित है एक अंतर्देशीय पतन है, ठीक है। इसी प्रकार से बाह्य पतन हम लिख सकते हैं कि या गहरे जल के पतन है जो वास्तविक पतन से दूर होते हैं, या उन जहाजों और जो बड़े बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में अक्षम होते हैं जो ग्रहण करके पैतृक पतन को सेवा प्रदान करते हैं। एथेंस तथा यूनान में बाह्य पतन, ठीक है, क्या होता है, तो पिरियस एक उच्च कोटि का संयोजक करता है। चलिए अब दोस्तों लास्ट जो आपका दूसरा प्रश्न है ये आपको देखते हैं, उसके बाद दोस्तों वीडियो समाप्त होगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे लाभ पहुंचाता है? जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है दो देशों के बीच, दो महाद्वीपों के बीच, तो ये कैसे लाभ पहुंचाता है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर किया जाता है। इसे विश्व को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं विश्व में, ठीक है। तो देखिए ऐसे विश्वास किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार द्वारा दोनों ही देश लाभ प्राप्त करते हैं। अब आपको पता है जैसे भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध देश है, तो ये दूसरे देश में मसाला अपना पहुंचा सकता है, दूसरे देश से अन्य जो उत्पाद को खरीद सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राचीन समय से ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन जो माध्यम बना हुआ प्राचीन यानी पुराने समय से है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न में विशिष्टकरण कारण को जो बढ़ावा देता है, जिसके फलस्वरूप उस देश में वस्तुओं को मूल्य में गिरावट तथा गुणवत्ता में वृद्धि होता है। चलिए कुछ और पॉइंट है देख लेते हैं। आज विश्व के कई देश कुछ खास वस्तुओं के निर्माण में विशेषता को हासिल किया गया है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से। आयातक देशों को वे वस्तुएं उपभोक्ता हेतु प्राप्त होती है जो वहां उपलब्ध नहीं होती है, और निर्यात देशों के अतिरिक्त वस्तुओं का निर्यात कर आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। चौथा, पांचवा, छठा, तीन और पॉइंट है, कहता है कि भारत में आने वाली कुछ फसलें जैसे कि तंबाकू, आलू, टमाटर आदि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की ही देन है। तंबाकू दोस्तों होता है, आलू, टमाटर ये बड़े बड़े देशों विदेशों में नहीं पाया जाता, तो यहाँ से वहाँ चल जाता है, ठीक है, दो देशों के माध्यम से। आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार राष्ट्र की विदेशी नीति का प्रमुख अंग है। आज कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार से मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं रखना चाहता। तो इस प्रकार से दोस्तों